हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हम जो है वो HP टेट आर्ट्स, जिसमें आपके पास इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो जो आपका लास्ट टाइम पे जून सेशन पे जो है वो आपका टेट आर्ट्स हुआ है, उसके हम 30 क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम आप लोगों का जो है 1 जून 2025 को कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें जितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे उनके बारे में हम आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में आपके पास ये जो है यहाँ पे पूछा गया था। तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 61 to 64 तक आपके पास पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पैराग्राफ को सबसे पहले हम यहाँ पे रीड करेंगे। न्यूज़पेपर सेल बिकॉज ऑफ न्यूज एंड एडिटोरियल coverage, but it gets more revenue from advertisement. News cost money while advertisement fetch money. The economic of modern newspapers in such that it has to depend on advertisement. The economics of newspaper publishing requires both subscribers who can afford to buy newspaper and businessmen who can afford to advertise in it. The growth of the press depends on both. Therefore, in newspapers management, neither aspect can be neglected. Coordination among the departments, editorial, circulations, advertising, and production is very essential for the effective and better management. The head of the various departments must be a part of the management of a newspaper. They must be aware of the goals set, policies, and future plans of the management. They cannot afford to remain cut off from the mainstream of management function. In addition, each department should keep managers of other department informed about its activities. This is a vital aspect of a newspaper management. ठीक है, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ था जहां पर न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है कि न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है, कौन न्यूज़पेपर के अंदर क्या करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो हम क्वेश्चन वाइज जो है वो चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ ए न्यूज़पेपर डिपेंड्स ऑन। जो ग्रोथ है न्यूज़पेपर की वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें जो है वो ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे का पूरा पैराग्राफ है, इस तरीके से आप यहाँ पे बात करोगे। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें आपको कहाँ से देखने को मिलेंगी, यहीं पर देखने को मिलेंगी। ऑप्शंस को भी हम साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। जैसे ग्रोथ ऑफ द प्रेस डिपेंड्स ऑन बोथ, देयरफॉर इन न्यूज़पेपर मैनेजमेंट नीदर एस्पेक्ट कैन बी निग्लेक्टेड, ये यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें देखेंगे। द एडिटोरियल है, लार्ज स्केल सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर्स एंड एडवर्टाइजर्स हैं या एडवर्टाइजर्स हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास कहाँ पे इस चीज के रिगार्डिंग हमारी जो चीजें हैं वो कहाँ पे पूछी गई हैं। आप यहाँ से देखोगे सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इसको फिर से देखना पड़ेगा, फिर जाके हम इस चीज को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया भी है जो आपकी यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग है, रिक्वायर बोथ सब्सक्राइबर कैन अफोर्ड बाय न्यूज़पेपर एंड पब्लिशिंग, यहाँ पे बताया हुआ है। द ग्रोथ ऑफ अ प्रेस डिपेंड्स ऑन बोथ, यहाँ पे दोनों के ऊपर, जो सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये आपके पास जो है लार्ज स्केल ऑफ सब्सक्राइबर एंड एडवर्टाइजर्स, इस तरीके से आपसे पूछा हुआ है। द ग्रोथ ऑफ द प्रेस बोल दो या ग्रोथ ऑफ द न्यूज़पेपर बोल दो, डिपेंड करती है दोनों चीजों के ऊपर। किस चीज के ऊपर, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं और एक हमने सब्सक्राइबर के बारे में बात की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द पैसेज mentioned that the growth of the press depends on both people who buy newspapers and business who advertised in them. ठीक है, यहां से आपका जो है ये आंसर बनेगा। ये वही लाइन है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई। ठीक है, पैराग्राफ में चीजों को खुद से देखना पड़ेगा, फिर आप इन चीजों को इजीली फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर इज ऑफ द पैसेज। जो आपका पहला पैराग्राफ है उसमें पैसेज में आपको क्या मेन आइडिया मिल रहा है,
पब्लिशिंग ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में, इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या एडिटोरियल ऑफ द पेपर। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे पैराग्राफ शो कर देती हूँ। तो देखो, न्यूज़पेपर सेल बिकॉज ऑफ न्यूज़पेपर एडिटोरियल, यानी कि वो बेचे जाते हैं इस चीज के लिए। न्यूज़पेपर कॉस्ट मनी, उससे हमें मनी मिलती है, एडवर्टाइजमेंट्स में मनी लगती है, यानी कि यहाँ पे किससे रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, तो ये होगा द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पैराग्राफ फोकसेस ऑन हाउ न्यूज़पेपर्स स्पेंड ऑन न्यूज but earn revenue mainly from advertisement, showing the economics of publishing. अब है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द वर्ड यहाँ पे गोल दिया हुआ है पैसेज में। उस गोल का मतलब क्या है, कंक्लूजन है, रिजल्ट है, बेनिफिट है, या ग्रोथ ऑफ प्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पैराग्राफ में वापस चलते हैं कि कहाँ पे आपको जो है वो गोल बोला हुआ है, गोल वर्ड हमें दिया कहाँ पे है, उस चीज को हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो अवेयर ऑफ द गोल सेट यहाँ पे बोला हुआ है। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द गोल सेट, पॉलिसी एंड पिक्चर्स, फ्यूचर प्लान्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ये जो गोल है ये किस चीज के लिए यूज हुआ है हमारे पास, ये न्यूज़पेपर की ग्रोथ के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रोथ ऑफ अ न्यूज़पेपर, की कैसे उसकी ग्रोथ होती है, क्या ग्रोथ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 64 नंबर क्वेश्चन। सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज अबाउट, जो सेकेंड पैराग्राफ है वो किस चीज के रिगार्डिंग है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिंटिंग के बारे में, फ्यूचर ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में, इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूज़पेपर कवरेज के बारे में, या इफेक्टिवनेस न्यूज़पेपर मैनेजमेंट के बारे में। अगेन हम पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं कि आपका सेकंड पैराग्राफ है, कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स, एडिटोरियल, सर्कुलेशंस, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड बेटर मैनेजमेंट। तो ये किस चीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है ना, तो यही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इफेक्टिवनेस न्यूज़पेपर मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ डिटेल देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है। ठीक है, द सेकेंड पैराग्राफ एक्सप्लेन्स द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। अब है हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो है वो डायरेक्शन गिवन है, देखेंगे। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन। जो हमारे 65 टू 70 है, उसमें हमने क्या करना है, एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव को चूज करना है। तो उसमें हमारे पास 65th जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड को अगर हमने चूज करना है, द पैसेंजर वर अफ्रेड बट द कैप्टन डैश देम दैट देयर वाज नो डेंजर। वो क्या करते हैं, जो पैसेंजर्स हैं वो डरे हुए थे, बट जो कैप्टन है वो क्या करता है, उन्हें ऑर्डर देता है, एडवाइस देता है, अश्योर करता है या काउंसल करता है देम दैट देयर वाज नो डेंजर, कि कोई खतरा नहीं है, ऐसे यहाँ पे पूछा है। तो वो क्या करता है, तो ऑर्डर तो देगा नहीं, अगर कोई पर्सन जो है वो डरा हुआ है, एक अच्छा इंसान जो होगा वो ऑर्डर नहीं देगा, सलाह देने से थोड़ी ना होगा, वो उनको अश्योर करता है, उन्हें जो है वो सांत्वना देता है, उन्हें ये सहमत मतलब ये जताता है कि कुछ नहीं होगा, उनको वो हेल्प करता है, तो वो अश्योर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो बताया हुआ है, अश्योर्ड का मतलब क्या है, मीन्स टू रिमूव फियर और गिव कॉन्फिडेंस। उन्हें वो क्या कर रहा है, विश्वास दिला रहा है, हम बोल सकते हैं कि वो उनको विश्वास दिला रहा है। द कैप्टन यहाँ पे रीअश्योर कर रहा है द पैसेंजर्स को दैट देयर वर नो डेंजर, कि कोई खतरे की बात नहीं है। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, डिजीजेस आर डैश थ्रू कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। डिजीजेस क्या हो सकती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट तो होता है भेजे जाने कहीं को, ट्रांसप्लांट होता है बदला जाना, जैसे बोलते हैं ना हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, किसी और जगह पर कोई और चीज लगाना। ट्रांसफर्ड हो गया, ये किसी चीज को रोकता है, ट्रांसफर करना। ठीक है,
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डिजीजेस जो हैं वो बीमारियां क्या होती हैं, एक से दूसरी जगह पर फैलती हैं, संक्रामित होती हैं, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड। संक्रामिक डिजीज आपने सुना होगा, ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। ठीक है, इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ में जो डिजीजेज हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं उनके कांटेक्ट में जाने से। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड का मतलब क्या है, स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, कि एक ऑर्गेनिज्म एक जीव से दूसरे जीव तक फैल जाती है, विच इज करेक्ट फॉर द डिजीज। यहाँ पे डिजीजेस जो है वो स्प्रेड होने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, ट्रांसमिट डिजीज का, ट्रांसमिट वर्ड का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, अगर वो हमारे साथ में जो है वो लाइव क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहता है, बैच को परचेज करना चाहता है, जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार इस चीज के बारे में बताती हूँ, तो आप लोगों ने जिसने भी टैट का एग्जाम फिल किया है, आप लोगों को एक नंबर मैं यहाँ पे दे रही हूँ 7018186561। इस नंबर पर दोस्तों आप जो है वो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको पूछनी है कोर्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। लाइव क्लासेस आपकी 4 to 5 आवर्स रहती हैं डेली, और उसके साथ अगर आप लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे मॉक टेस्ट देने मिलते हैं, और हर क्लास के बाद आप लोगों को यहाँ पे PDF नोट्स भी मिलते हैं जो भी क्लास में पढ़ाया गया होता है। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे कोर्स की फीस के बारे में अगर मैं बताऊं तो कंप्लीट कोर्स की फीस आप लोगों की जो है वो 3000 रुपीज रहेगी, और ये वन टाइम फीस है, बार बार आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। ये रहा हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे बोला हुआ है he has full facts dash but is deliberately hiding them। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 67th क्वेश्चन में कि he has full facts, उसके पास जो है वो क्या है, full facts हैं, ठीक है, dash but is deliberately hiding them, बट वो फिर भी उनको क्या कर रहा है, जानबूझकर, deliberately का मतलब होता है जानबूझकर हाइड कर रहा है। in his sleeves होगा, upon his sleeves होगा, up his sleeves होगा, अंडर हिज स्लीव्स होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अप हिज स्लीव्स। जैसे बोलते हैं ना, उसके पास, उसके हाथ में सारे के सारे जो है वो प्रूफ्स हैं, सारे के सारे फैक्ट्स हैं, बट वो फिर भी जानबूझकर उनको हाइड कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अप हिज स्लीव्स वर्ड का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अप हिज स्लीव्स का मतलब है हैविंग समथिंग हिडन, कोई चीज है वो छुपाई गई है, और कैप्ट इन रिजर्व, उसको संरक्षित करके रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अप हिज स्लीव्स वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शिवाजी डैश अ प्लान टू एस्केप फ्रॉम जेल। शिवाजी हिट अगेंस्ट अ प्लान, शिवाजी हिट about a plan to escape from jail, शिवाजी हिट आउट अ प्लान टू एस्केप, या आपके पास शिवाजी हिट अपॉन अ प्लान टू एस्केप फ्रॉम द जेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी हिट अपॉन अ प्लान टू एस्केप फ्रॉम जेल। एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने यहाँ पे दी हुई है। क्या कहा गया है, फ्रेज है आपके पास हिट अपॉन अ प्लान, जिसका मतलब क्या है, सडनली थिंक ऑफ और डिस्कवर अ प्लान और आइडिया। हम एकदम से किसी प्लान की को जो है वो डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं, या कोई आइडिया को खोजते हैं, सडनली एकदम से सोचते हैं और आइडिया को खोजते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है, एकदम से हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, यानी कि एकदम से हमने कोई आइडिया सोच लिया, या एकदम से हमने किसी प्लान के बारे में सोच लिया, तो उसको क्या कहा जाता है, हिट अपॉन अ प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा शिवाजी हिट अपॉन अ प्लान टू एस्केप फ्रॉम जेल, जेल से भागने का एकदम से उसने क्या कर दिया, यहाँ पे सोच लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 69 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखते हैं। डैश द एक्सीडेंट द ट्रेन विल अराइव इन टाइम, डैश द एक्सीडेंट,
तो यहाँ पे बिसाइड होगा, बेरिंग होगा, डिस्पाइट होगा या आपका एक्सेप्टिंग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड होता है के पास, एक्सीडेंट के पास ट्रेन जो है वो पहुंची थी, नहीं। एक होता है आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है बेरिंग, बेरिंग का मतलब क्या होता है, वो भी आपके पास मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्पाइट, डिस्पाइट द एक्सीडेंट द ट्रेन विल अराइव इन टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70, आपके जो एग्जाम में पूछा गया था वही नंबरिंग मैंने यहाँ पे डाली है ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। आप देखना चाहो तो उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट है आपके पास, ही इज डैश बाय नेचर एंड सो अवेड्स ऑल कंपनी। तो he is timid by nature, he is gregarious by nature, he is cordial by nature या he is outgoing by nature and so avoids all company। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर timid हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहा गया है। टिमिड का मतलब क्या है, शाय। ठीक है, तो वर्ड आपने ध्यान रखना है, सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछ लिया जाता है। तो टिमिड का मतलब है आपके पास शाय या फिर फियरफुल, डरा हुआ, जो एक्सप्लेन करता है व्हाई ही अवॉइड्स कंपनी, कि वो क्यों जो है वो कंपनी को अवॉइड करता है। इसी तरीके से पूछा था ना, अवॉइड है, अवेड्स नहीं है, यहाँ पे अवॉइड्स है, अवॉइड्स ऑल कंपनी। ही इज डैश बाय नेचर, तो वो नेचर का क्या है, शाय है, डरपोक है, डरा हुआ है, फियरफुल है, इसी वजह से वो सारी कंपनी मतलब साथ को जो है वो अवॉइड करता है। तो तब हमारा यहाँ पे टिमिड होगा, टिमिड का मतलब शाय, और क्या हो जाएगा यहाँ पे फियरफुल हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इडियम। आपको क्वेश्चन नंबर 71 से 76 तक इडियम, फ्रेजेस और इडियम्स जो है यहाँ पे गिवन है, आपको उनके मीनिंग बताने हैं। तो मैरी एज अ क्रिकेट, मैरी एज अ क्रिकेट जो है यहाँ पे पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैरी एज अ क्रिकेट टू एंजॉय द गेम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की गेम को एंजॉय करना, टू बी गुड एट स्पोर्ट, खेल में अच्छा होना, टू बी सक्सेसफुल, सफल होना, और टू बी केयर फ्री मतलब बिल्कुल चिंता रहित रहना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैरी एज अ क्रिकेट का मतलब है आपके पास टू बी केयर फ्री, बिल्कुल चिंता रहित रहना, ये हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पे देखो, टू बी केयर फ्री मैंने कहा, द इडियम मैरी एज अ क्रिकेट, इसका मतलब है मीन्स हैप्पी, केयर फ्री एंड चीयरफुल। तो मैरी एज अ क्रिकेट जिसका मतलब क्या है आपके पास, केयर फ्री रहना, हैप्पी रहना, चीयरफुल रहना, और केयर फ्री तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, द रूल द रोस्ट, टू रूल द रोस्ट। टू रूल द रोस्ट का मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे दोस्तों में आपस में बात होती है, अरे उसने तो उसको रोस्ट कर दिया। टू रूल द रोस्ट का मतलब क्या है, टू सरेंडर, टू डोमिनियर, टू फाइट, टू रन अवे। तो टू रूल द रोस्ट का मतलब क्या होगा, टू डोमिनियर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो रूल द रोस्ट का मतलब क्या है, टू हैव कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल में रहना, और सुपीरियोरिटी इन अ सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति है उसमें अगर आप सुपीरियर हो, सुपीरियोरिटी रखना, एक इंफीरियोरिटी होता है नीचे रखना, सुपीरियोरिटी होता है ऊपर रहना। ठीक है, तो यहाँ पे जब मतलब आपका क्या है, कंट्रोल है, बोलते हैं ना वो बहुत ही डोमिनेंट बिहेवियर करता है, तो वो डोमिनेंट क्या होता है, जो अपने को ऊपर रखता है। तो वही चीज है, अगर आपका किसी चीज के ऊपर कंट्रोल है या सुपीरियोरिटी है सिचुएशन में, तो उसको क्या कहा जाता है, टू रूल द रोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या है, टू डिसलोकेट है, टू लूज वंस टेम्पर है, टू बी एयरबोर्न है, टू बी डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, बोलते हैं ना उड़ गया, मतलब हैंडल से छूट गई चीज, फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब कोई इंसान जब अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को लूज कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वर्ड दिया था फ्लाई ऑफ द हैंडल, जिसका मतलब क्या है, सडनली बिकम्स वेरी एंग्री, एकदम से जो है वो गुस्से में आ जाना, उसको कहा जाता है लूज द टेम्पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 74। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या है? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे एट वंस विदाउट एनी डेलिब्रेशन, एक बार जो है बिना सोचे समझे, जो है विदाउट एनी डेलिब्रेशन, बिना जानबूझ के मतलब। सेकंड है इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवेलिंग स्टाइल। थर्ड है ओपन टू ब्लेम, मतलब किसी को ब्लेम करने के लिए बिल्कुल खुला रहना। बी एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ समथिंग, अगर हम किसी चीज को बहुत अच्छे से ढूंढ रहे हैं, किसी चीज के शौकीन हैं, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा एट वंस विदाउट एनी डेलिब्रेशन, उसको बोला जाता है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, एकदम से बोलते ना मोमेंट में कोई चीज एकदम से याद आना, ठीक है, बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ठीक है। तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब है डूइंग समथिंग इम्पल्सिवली विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग के जब आप कोई चीज करते हो, इम्पल्सिवली बिना सोचे समझे आप कर रहे हो, उसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 75। यहां पे क्या कहा गया है? अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना मुश्किल से कोई चीज होना, है ना। तो कंफ्यूज होना, टू चेंज द थिंग्स, चीजों को बदलना, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, समस्या को मतलब मुश्किल समस्याओं को सॉल्व करना, टू गेट इंजर या चोट लगना। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है किसी समस्या को, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये हार्ड नट टू क्रैक है, इस चीज को क्रैक करना बहुत ही हार्ड है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हो। अ हार्ड नट टू क्रैक रेफर्स टू अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम और पर्सन दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, उसको हम क्या कहेंगे? अ हार्ड नट टू क्रैक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 76। क्या कहा गया है? टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या है? टू स्मेल बैड अडोर, या फिर आपके पास है सेकंड ऑप्शन टू डू इंटरेस्टिंग थिंग्स करना, शो अनविलिंगनेस, अपनी मतलब अनविलिंगनेस को, आपकी इच्छा नहीं उस चीज को शो करना, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, कि आप किसी चीज के ऊपर क्या हो? शक हो। तो बोलते हैं ना टू स्मेल अ रैट, आपको किसी चीज की स्मेल आ रही है, यानी कि आपको सस्पेक्ट हो रहा है, संदेह हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू स्मेल अ रैट का मतलब है जब कोई चीज जो है वो सस्पेक्टेड होती है, सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग और दैट अ ट्रिक इज बीइंग प्लेड, या कोई ट्रिक है जो कि प्ले की जा रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन 77 to 80 में आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर है ये आपसे पूछा है। द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अबॉर्ट द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द कार टू अ सडनली स्टॉप। तो ए पार्ट में एरर है, या बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, या डी पार्ट में एरर है, ये आपसे पूछा है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि टू अ सडनली स्टॉप यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां पे आपको एक्सप्लेनेशन भी बताई है। द फ्रेज यहां पे गिवन है टू अ सडनली स्टॉप, ये इनकरेक्ट है। इट शुड बी टू अ सडनली स्टॉप, सडनली स्टॉप नहीं होना चाहिए था, सडन स्टॉप होना चाहिए था, क्योंकि सडनली यहाँ पे किस चीज को बता रहा है? ये आपके एडवर्ब को बता रहा है, जबकि जो सडन है एक एडजेक्टिव है, नॉट सडनली एडवर्ब आपने यूज करना है। तो सडनली स्टॉप के बारे में बात कर रहा है, टू अ सडनली स्टॉप नहीं होता है, टू अ सडन स्टॉप होता है, एकदम से रुकना। तो एडजेक्टिव यहाँ पे यूज होना है, नाउन और जो आपके प्रोनाउन है उसको क्वालिफाई हमारा एडजेक्टिव करता है, ना कि हमें यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत है। इस वजह से यहाँ पे आपके डी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड, जो टेक्नीशियन है उसको रिमाइंड हुआ, रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज, हर यूज के बाद उसको थॉरली यूज करना चाहिए, ये जो है उसको याद आया। तो ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। तो 78 में आपका जो एरर है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि सी पार्ट में एरर है, और सी है आपका थॉरली क्लीनिंग ऑफ द में एरर है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है थॉरली क्लीनिंग ऑफ द मशीन, नो नीड, यहाँ पे आईएनजी की नीड नहीं है, क्लीनिंग नहीं है, थॉरली क्लीन ऑफ द मशीन यहां पर होगा, आईएनजी लगाने की यहां पे जरूरत नहीं है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 79। 79 में क्या कहा गया है, आई एडवाइज्ड माई सन, मैंने अपने बेटे को जो है वो एडवाइस दी यानी कि सलाह दी। और क्या कहा गया है, टू एंगेज टू कुलीज इंस्टेड ऑफ वन, यानी कि दो लोगों के कंपैरिजन में एक से एंगेज करने को, बिकॉज द लगेज वॉज टू मच हैवी फॉर अ सिंगल कुली। ठीक है, मतलब वो बोला जा रहा है कि दो चीजों को उठाने के बदले मतलब दो चीजों को एंगेज, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि दो चीजों को उठाने के बदले एक चीज को ही बोला, क्योंकि लगेज जो है वो बहुत ही हैवी है, मच हैवी है एक सिंगल कुली के लिए। ठीक है, तो मैंने ये एडवाइस किया अपने बेटे को कि वो दो कुली को एंगेज करे, मतलब यहाँ पे एक के बदले में, क्योंकि लगेज हैवी है, मतलब दो कुली हमें जो है यहाँ पे चाहिए। इस तरीके से आपके पास जो है वो क्वेश्चन में बताया गया है। तो कौन से पार्ट में एरर है, नो एरर भी आपके पास गिवन है, तो ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है और डी पार्ट में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहा गया है, बिकॉज द लगेज वॉज टू मच हैवी फॉर अ सिंगल कुली, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो टू मच इनकरेक्ट है, क्योंकि आपके पास जो टू मच हैवी नहीं होता है, टू हैवी होगा सिंपल, टू मच हैवी जो है यहां पे यूज नहीं होगा। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें आपके पास अगेन एरर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, द एंग्री मैन वॉकड हरिडली, जो एंग्री मैन है वो वॉक करता है हरिडली इनटू द क्राउडेड रूम, क्राउडेड भीड़ भाड़ वाले रूम में, एंड शाउटेड लाउड एट द गेस्ट, और जोर से जो है वो गेस्ट के ऊपर जो है वो चीखता है, ये बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन जो सी है और जो सी पार्ट है उसमें आपके पास जो है वो एरर है। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे हो शाउटेड लाउडली लिखा हुआ है, द करेक्ट फॉर्म क्या, यहाँ पे शाउटेड लाउड दिया हुआ था जो कि इनकरेक्ट है। क्या होना चाहिए था, यहाँ पे शाउटेड लाउडली होना चाहिए था। चीख रहा है, कैसे चीख रहा है, तो हमें एडवर्ब की फॉर्म चाहिए ना यहाँ पे, तो चीख रहा है कैसे, लाउडली चीख रहा है, ऊंचे चीख रहा है, तो लाउडली यहाँ पे होगा, इस वजह से आपके पास इस पार्ट में एरर था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, choose the more appropriate alternative for the underlined words and sentences, question 81 to 85. Every morning I get up at 6 o'clock, but today I get up at 7 o'clock. ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है, आपके पास अंडरलाइन वर्ड है, आपके पास गेट अप। ठीक है, तो एवरी मॉर्निंग मैं जो है वो 6 बजे उठ जाता हूँ, बट आज जो है वो मैं कितने बजे, 7 बजे उठा। तो यहाँ पे गेट अप होगा या गॉट अप होगा, वॉज गेटिंग अप होगा, एम गेटिंग होगा, या नो इम्प्रूवमेंट। तो एवरी मॉर्निंग के बारे में बात हो रही है कि मैं इतने बजे उठ जाता था, बट मैं आज इस तरीके से उठा हूं। इस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए, हर मॉर्निंग की बात करें यानी कि पास्ट में जा रहे हैं, तो पास्ट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, सॉरी पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे got up जो है, द पास्ट टेंस got up इज रिक्वायर्ड फॉर टुडे इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यहां पे टुडे के लिए हम जो है, क्योंकि आगे टुडे लिखा हुआ है ना, ये प्रेजेंट की चीज है, ये पास्ट की हो गई, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाना पड़ेगा। यहां पे गेट लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। तो यहाँ पे आपके पास जो अंडरलाइन वर्ड है वो है आर लाइकिंग आइसक्रीम। तो मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम के बदले में क्या होगा, मोस्ट चिल्ड्रन वेरी लाइक आइसक्रीम, कैन लाइकिंग या लाइक या नो इम्प्रूवमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइक जो है हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और अगर ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, एक स्टेट वर्ब होती है, एक एक्शन वर्ब होती है। ठीक है, तो ये एक स्टेट वर्ब है, और अगर स्टेट वर्ब है तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के साथ में आती है, तो यहाँ पे आर लाइकिंग नहीं होगा। चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगी जो कि हमारे पास लाइक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइक हो जाएगा। लाइक इज अ स्टेटिव वर्ब नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, करेक्ट, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 83, द कलर सॉफ्टेंड एज द सन वेंट डाउन। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, क्या आपके पास जो है वो वर्ड यहां पर एग्जैक्ट होगा, जो कलर सॉफ्टेंड एज द सन वेंट डाउन।
वो क्या होगा, ब्राइटेंड होगा, कलर सॉफ्टेंड है एज द सन वेंट डाउन, जैसे कि जब सूरज अस्त होता है ना उसकी तरह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो मेलोड है, जो होते हैं ना मेलोड, यानी कि जो बिल्कुल धीमा सा कलर है, तो बेटर कन्वे द ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ कलर इज लिटरली सेंस। यहाँ पे यानी कि अंडरलाइन वर्ड था आपके पास सॉफ्टेंड, तो सॉफ्टेंड के बदले में क्या आना था, ये बोला है जो कलर है वो सॉफ्टेंड है, जैसे कि सन वेंट डाउन, जब सन अस्त होता है ना उसकी तरह, तो वो मेलोड होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। 84 में बोला है टू लुक डिसएडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड चीटेड मैनी पीपल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे पूछा है कि क्या हो जाएगा, तो करेक्ट फ्रेज हमने यूज करनी है यहाँ पे, डिसएडवांटेज्ड की जगह पर पूछा है कि क्या होगा। ये आपके पास वर्ड है ही टुक, वो डिसएडवांटेज लेता है ऑफ द सिचुएशन एंड चीटेड मेनी पीपल को, ठीक है। तो वो डिसएडवांटेज ले रहा है या एडवांटेज ले रहा है, वो एडवांटेज ले रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, एडवांटेज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट फ्रेज टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, यानी कि वो परिस्थिति की क्या करता है, एडवांटेज लेता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 85, और क्या कहा गया है, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल येस्टरडे, यानी कि वो हॉस्पिटल से रिलीज हो गया है पिछले कल, येस्टरडे की बात कर रहे हैं। तो रिलीज कहां से होते हैं, जेल से रिलीज होते हैं, हॉस्पिटल से या तो डिस्चार्ज होता है या क्या होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्चार्ज होना। तो हॉस्पिटल से एप्रोप्रिएट वर्ड हमें यूज करना है, तो डिस्चार्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई हॉस्पिटल से पेशेंट जो है वो लीव करता है उसे डिस्चार्ज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 86 टू 90 में आपसे बोला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको कहा गया है। पोइम इन शॉर्ट स्टैंजाज नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, यानी कि जो पोइम है छोटे छोटे पैराग्राफ में होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको बलाड कहा जाता है, ठीक है। तो बलाड क्या है हमारे पास, एक नैरेटिव पोइम है इन शॉर्ट स्टैंजाज ऑफन संग और रिसाइटेड, जो गाई जाती है या रिसाइट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वन हु टॉक्स कॉन्टिन्यूसली, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कॉन्टिन्यूसली बात करता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे लोक्विस कहा जाता है, जो कंटिन्यूटी पे बात करता है, ठीक है। मींस टॉकेटिव और चैटी पर्सन होगा तो उसको लोक्विसियस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, बहुत ही खतरनाक, और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसको मैस्क कहा जाता है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ मैस्क, अ form of dramatic performance with music and dance popular in the 16th और 17th century में ये popular था, ये बताया गया है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, a place adjoining kitchen for washing dishes, ऐसा प्लेस जहां पे किचन को एडजॉइन किया जाता है के बर्तनों को धोने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी स्कल, जो आपका स्कलरी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ स्कलरी इज अ स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन फॉर वॉशिंग डिशेस एंड यूटेंसिल्स, ठीक है, जहां पे एक छोटा सा रूम है किचन से साइड में जहां पे बर्तनों को धोया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, कोई भी चीज जो कि डिस्ट्रॉय करती है, जो पॉइजन का इफेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसको सीरम कहते हैं, एंटीडोट कहते हैं, या एंटीसेप्टिक कहते हैं, या आपका सेरेमाइसिन कहते हैं। तो जो बोलते हैं ना कि कोई अगर आपको जहरीली चीज ने काट दिया तो उसको एंटीडोट देना इस चीज का जरूरी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जहर के असर को कम करता है उसे हम क्या कहेंगे, एंटीडोट कहा जाता है, यानी कि एन एंटीडोट काउंटरैक्ट्स और न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, जो पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करता है, खत्म करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है वो हमने जो आपका जून जुलाई के टाइम पे आपका टैट होता है उसके 30 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, अगर आप लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो ये नंबर मैं आप लोगों को अगेन यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ 70181
866561। इस नंबर पर आप लोगों ने जो है वो कॉल करना है, व्हाट्सएप आप कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को जो है वो लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ्स, आपको गाइडेंस, ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो स्टूडेंट लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में उन्हीं क्लासेस को जो है वो बाद में देख सकता है। कंप्लीट कोर्स की फीस की बात की जाए तो यहाँ पे 3000 आप लोगों की जो है वो फीस रहेगी। वन टाइम फीस है, बार बार पे करने का झंझट नहीं है। तो ये थे हमारे आज के जो है 30 क्वेश्चंस। इसी तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम कोई और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश की डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।